नमस्कार दोस्तों। मैं योगेश राज आपकी साइंस की क्लास लेके मैं उपस्थित हूँ और जल्द से जल्द आप सब लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्द से जल्द क्लास को शेयर कीजिएगा और सब लोग उपस्थित हो। गुड इवनिंग पूजा जी। गुड इवनिंग सीमा गुप्ता। एक बार क्लास आप लोग शेयर कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। राधे राधे इंद्रजीत जी। जयराम जी की तरफ राय दीक्षित जी। तो आइए आज देखते हैं लयमार्कवाद। आज का विषय है लयमार्कवाद। लयमार्कवाद। तो देखते हैं कि लैंडमार्क के विषय में वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव। लैंडमार्क ने बताया कि प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जीवधारी जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहता है, उस पर, उस वातावरण का, उस पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके प्रभाव से जीवधारी के अंगों में, शारीरिक रचना में व इसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। यदि जीवधारी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ रहा है और इससे जीवधारी की उपयोगिता बढ़ सकती है या उसकी उपयोगिता कम हो सकती है। तो वातावरण का प्रत्येक जीवधारी पर सीधा यानी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगला बिंदु बताया, अगला पॉइंट बताया लैमार्क ने कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। अंगों का अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। उपयोग एवं अनुपयोग। लैमार्क ने बताया कि प्रत्येक जीवधारी के अंगों का उपयोग होता है एवं अनुपयोग होता है। लैमार्क ने कहा कि जीवधारी जिन अंगों का उपयोग अधिक करते हैं वो अंग अधिक विकसित होते हैं और जिन अंगों का उपयोग अधिक करते हैं वो अंग विकसित हो जाते हैं और जिन अंगों का उपयोग जीवधारी कम करते हैं वो अंग या तो विलुप्त हो जाते हैं या जीवधारियों के शरीर में अवशेषी अंगों के रूप में रह जाते हैं। जिन अंगों का उपयोग
जीवधारी कम करते हैं या अंगों का उपयोग करते ही नहीं है तो वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंग वे अंग कहलाते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो शरीर में उपस्थित होते हैं परंतु उनका कोई उपयोग नहीं होता है। एक बार आप सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइएगा। नहीं अभिलाषा पांडे जी, क्लास नहीं रुक रही है। थोड़ी टेक्निकल इशू प्रॉब्लम होने के कारण क्लास में कुछ प्रॉब्लम थी, पर अब ऐसा नहीं है। आप क्लास को जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा और सब लोग जुड़िएगा। आपके महत्वपूर्ण क्लास है, आज की क्लास है लयमार्क बाद। अब देखिएगा, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो शरीर में उपस्थित होते हैं परंतु उनका कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे त्वचा के बाल, त्वचा के बाल हमारे शरीर पर या हमारे त्वचा पर बाल उपस्थित हैं परंतु इनका कोई कार्य नहीं है। परंतु इनका कोई कार्य नहीं है। दूसरा आपका है निमेषक पटल। निमेषक पटल, निमेषक पटल। निमेषक पटल हमारे आंखों के नीचे की जो परत होती है उसे निमेषक पटल बोलते हैं, लेकिन इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। इसका कार्य पक्षियों में सामान्यतः अधिक होता है क्योंकि पक्षी आंख बंद करने के बावजूद भी देख सकते हैं। तो निमेषक पटल का कार्य पक्षियों के शरीर में इसका कार्य है, मानव शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहा जाए। अगला आपका हुआ पुच्छ कशेरुका। पुच्छ कशेरुका मानव शरीर में पहले पुच्छ कशेरुका पाई जाती थी। पुच्छ कशेरुका मानव शरीर में ये पहले पाई जाती थी और इसका कार्य था, परंतु इसका उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे ये समाप्त हो गई। इसके बाद में आपका आता है अक्ल दाढ़। अक्ल दाढ़, अक्ल दाढ़ का भी हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है क्योंकि हमारे मुख में भोजन को उतरने वाले, भोजन को फाड़ने वाले, भोजन को पीसने वाले, भोजन को कुचलने वाले जो दांत हैं वो अलग अलग हैं। उसी में आपके इंसाइजर हैं, कैनाइन हैं, प्रीमोलर हैं और मोलर्स हैं। तो अकल दाढ़ का हमारे मुख में कोई कार्य नहीं है, इसलिए ये अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत से अवशेषी अंग हैं। तो मानव शरीर में लगभग 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मानव शरीर में 100 से अधिक अवशेषी अंग हैं। गौतम पटेल जी, गुड इवनिंग।
सौम्या सिंह, गुड इवनिंग। आप लोग क्लास को जल्द से जल्द शेयर कर दिएगा। आइए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। लेमार्क ने कहा था कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, यानी जिन अंगों का उपयोग अधिक किया गया वे अंग विकसित हो गए, और जिन अंगों का उपयोग कम किया गया या तो वो लुप्त हो गए या अवशेषी अंगों के रूप में रह गए, जिनका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। अगला इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, अपना तत्व दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क ने कहा कि जीवधारियों ने जिन अंगों का उपयोग अधिक किया वो अंग विकसित हो गए, और जब विकसित हो गए तो वह अंग एक उपार्जित लक्षण बन गया। लेमार्क ने कहा यानी जो अंग अधिक उपयोग हुए और वो लक्षण आगे चलकर उपार्जित लक्षण बन गया। उपार्जित लक्षण होने के बाद ये अगली पीढ़ी में, लेमार्क ने कहा है कि अगली पीढ़ी में ये लक्षण वंशागत हो गया। अगली पीढ़ी में वंशागत हो गया, और अगली पीढ़ी में जब वंशागत हो गया लक्षण वंशागत हो गया, और वंशागत हो गया तो एक नई जाति का विकास हुआ। अब इन्होंने इन्हीं तत्वों पर अपने उदाहरण दिए हैं, तो आइए देखते हैं, उसमें आपका उदाहरण देखते हैं। पहला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिराफ का। पहला उदाहरण दिया है जिराफ का। जिराफ, इन्होंने बताया कि अफ्रीका में पाया जाने वाला आपका जिराफ तो अफ्रीका में पाए जाने वाला जिराफ जो झाड़ियों पर, घास फूस पर निर्भर था, और जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करता था, धीरे धीरे वातावरणीय परिस्थितियों के कारण, वातावरणीय परिस्थितियों के कारण, वातावरणीय परिस्थितियों के कारण वातावरणीय परिस्थितियों के कारण वहां की छोटी झाड़ियां एवं घास फूस धीरे धीरे जब समाप्त होने लगी, तो लेमार्क ने बताया कि वहां पे रहने वाली जिराफ की जो प्रजातियां
इन्होंने छोटी बड़ी झाड़ियों पर जीवन यापन करना या भोजन करना प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने जब और वातावरणीय किसी कारण परिस्थितियों के कारण जब वो बड़ी झाड़ियां भी धीरे धीरे समाप्त हो गई तो इन्होंने ऊंची झाड़ियों पर रहना प्रारंभ कर दिया, यानी भोजन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि झाड़ियों की या घास फूसों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही थी और जिराफ के प्रजातियों की संख्या बढ़ रही थी। लैमार्क ने बताया कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वहां की घास फूस एवं वनस्पति धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो बताया लैमार्क ने कि जिराफ ने अपने अंगों का उपयोग किया। लैमार्क ने बताया कि जिराफ ने अपने अगली टांगों का तथा अपनी गर्दन का उपयोग करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने जिराफ ने अपनी अगली टांगों का तथा गर्दन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया तो इनकी अगली टांगें व गर्दन लंबी हो गई। लैमार्क ने बताया कि अंगों का उपयोग जिन्होंने करना प्रारंभ कर दिया, उपयोग करना शुरू कर दिया, तो अगली पीढ़ी में सैकड़ों वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद जो जिराफ की जो प्रजाति हुई वो लंबी गर्दन वाली और लंबी टांगों वाली विकसित हो गई। और इन्होंने बताया कि जो अपनी गर्दन का उपयोग, अपनी टांगों का उपयोग जो जिराफ ने किया वो लक्षण बन गया उपार्जित। कैसा लक्षण बन गया? उपार्जित लक्षण बन गया। और अगली पीढ़ी में यही लक्षण लैमार्क ने कहा कि वंशागत हो गया, तो एक नई जाति का विकास हुआ। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया सर्पों का। सर्प, लैमार्क ने बताया कि सर्प प्राचीन काल में, लैमार्क ने कहा कि प्राचीन काल में सर्पों के टांगे हुआ करती थी। सर्पों के टांगे हुआ करती थी, जिससे सर्पों को झाड़ियों में, घास फूस में चलने में रुकावट पैदा करती थी और इनको शिकार पकड़ने में, अपना भोजन प्राप्त करने में या शिकार को पकड़ने में भी कठिनाई होती थी, जिसके कारण सर्पों ने अपनी टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया। क्योंकि झाड़ियों में, घास फूस में और अपने भोजन को पकड़ने में टांगे इनकी झाड़ियों में या घासों में फंस जाती थी तो नहीं दौड़ पाते थे। दूसरा, इनके दुश्मन इनका शिकार कर देते थे, अर्थात सर्पों का शिकार करने वाले सर्पों के शिकार कर देते थे, क्योंकि सर्प झाड़ियों में या घास फूस में नहीं दौड़ पाते थे। और इनकी टांगे जो सर्पों की थी, ये बिलों में घुसने पर भी रुकावट पैदा करती थी। बिलों में घुसने पर भी रुकावट पैदा करती थी। तो सर्पों ने अपनी टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया। तो लैमार्क ने कहा इन्होंने टांगों का उपयोग करना जब बंद कर दिया तो धीरे धीरे सर्पों की टांगें कैसी हो गई? विलुप्त हो गई। सर्पों की टांगें धीरे धीरे, हजारों पीढ़ियों के बाद, सैकड़ों पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे सर्पों की टांगें विलुप्त हो गई। और आधुनिक सर्पों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्प की निचली सतह होती है उसमें आपको टांगों के अवशेष चिन्ह तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनमें टांगे नहीं है। उनकी सतह कैसी हो गई? सपाट हो गई। आधुनिक सर्पों की जो सतह है, निचली सतह है, वो सपाट है। तो सर्पों की सतह जो है
वो सपाट हो गई। तो लेमार्क ने कहा कि सर्पों ने टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया, और जब उपयोग करना बंद कर दिया तो टांगे धीरे धीरे विलुप्त हो गई और आधुनिक सर्पों की जो सतह है वो सपाट हो गई। तो लेमार्क ने अपने सिद्धांतों को इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम जीवों के आकार में वृद्धि तो होती है, वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई तो वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा। उसी में उदाहरण में बताया कि अब अफ्रीका में महाद्वीप में रहने वाले जिराफ वातावरणीय परिस्थितियों के कारण वहां की वनस्पति घास फूस धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो वहां के जीवों ने, जिराफ ने अंगों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अंगों का उपयोग करना शुरू किया तो जिन अंगों का उपयोग अधिक किया वो अंग विकसित हो गए, और विकसित हुए तो जिराफ की गर्दन और अगली टांग का उपयोग जिराफ ने किया तो उनकी टांगें विकसित हुई। इसके बाद में इन्होंने कहा अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग किया सर्प ने, यानी सर्प की टांगें बिलों में घुसने में, घास फूस चलने में, झाड़ियों में दौड़ने में रुकावट पैदा करती थी, जिसके कारण इन्होंने टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया तो उनकी टांगें धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब लेमार्क ने अपना सिद्धांत तो दे दिया कि जिन अंगों का उपयोग अधिक किया गया वो लक्षण उपार्जित हो गए, और लक्षण उपार्जित हुए तो अगली पीढ़ी में वंशागत हो गए, अगली पीढ़ी में वंशागत हो गए। अब लेमार्क की आलोचना की गई। आइए देखते हैं लेमार्क की आलोचना। लेमार्क की आलोचना। लेमार्क की आलोचना। लेमार्क ने कहा कि जिन अंगों का उपयोग अधिक किया गया वो अंग विकसित हो गए, और विकसित होने के साथ साथ इन्होंने कहा कि वो लक्षण उपार्जित हो गए, और उपार्जित होने के साथ साथ अगली पीढ़ी में वंशागत हो गए। तो इनकी आलोचना की गई, और आलोचना करने में कहा गया कि अंधे माता पिता की संतान अंधी क्यों नहीं होती। अंधे माता पिता की संतान अंधी क्यों नहीं होती। अंधे माता पिता की संतान, अंधे माता पिता की संतान अंधी क्यों नहीं होती। लेमार्क की आलोचना की गई। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीवधारी के वृद्धि की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, अंगों का जिनका उपयोग अधिक होगा वो लक्षण विकसित होंगे, और जिनका उपयोग नहीं होगा उन बेलक्षण अवशेषी अंगों रूप में रह जाएंगे, या फिर वो उनका ह्रास हो जाएगा। तो अंधे माता पिता की संतान अंधी क्यों नहीं होती है, क्योंकि माता पिता अंधे हैं तो ये लक्षण वंशागत होना चाहिए उसकी संतान में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा कहा गया कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता। पहलवान का बेटा पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता। पहलवान का बेटा पहलवान होना चाहिए, क्योंकि लेमार्क ने कहा
कि बेलक्षण वंशागत होते हैं, लैमार्क ने कहा कि लैमार्क की आलोचना की गई और कहा गया कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिन अंगों का उपयोग अधिक किया गया वो विकसित हो गए, और विकसित होंगे तो उपार्जित लक्षण बन गया, और उपार्जित लक्षण बना तो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना चाहिए। क्योंकि लक्षण उपार्जित है, व्यक्ति पहलवान है और उसका बेटा पहलवान होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। पहलवान का बेटा पहलवान जब ही होगा जब वो अपनी मांसपेशियों का उपयोग करेगा, कसरत करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तभी पहलवान का बेटा पहलवान हो सकता है। अगली आलोचना में अगला कहा गया है कि युद्ध क्षेत्र में किसी सैनिक का यदि अंग भंग हो जाए, युद्ध क्षेत्र में किसी सैनिक का अंग भंग हो जाए, किसी सैनिक का अंग भंग हो जाए तो उसकी संतान अपंग पैदा क्यों नहीं होती? संतान अपंग पैदा क्यों नहीं होती? संतान पैदा नहीं होती। लैमार्क ने कहा था कि बेलक्षण ही विकसित होते हैं जिनका उपयोग अधिक किया जाता है, लेकिन सैनिक का युद्ध क्षेत्र में किसी कारण अंग यदि भंग हो जाता है तो उसकी संतान अपंग पैदा नहीं होती। आपको एग्जाम्पल और देते हैं। आपने देखा भी होगा और महसूस किया होगा कि महिलाओं में नाक कान छेदने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। महिलाओं में नाक कान छेदने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, परंतु उनके बच्चे बगैर नाक कान छिदे ही पैदा होते हैं। महिलाओं में नाक कान छेदने की प्रथा सदियों से चली आ रही। महिलाओं में नाक कान छेदने की प्रथा सदियों से है। छेदने की प्रथा सदियों से है, परंतु जो संतान उत्पन्न होती है, संतान पैदा होती है, वो बगैर नाक कान छिदे वाले ही पैदा होती है। परंतु संतान बिना बिना नाक कान बगैर बिना नाक कान छिदे ही पैदा होती है, ही पैदा होती है। सही भी है। लैमार्क के अनुसार है कि उपार्जित लक्षण कैसा होता है? वंशागत होता है। तो महिलाओं में नाक कान छेदने की प्रथा सदियों से है, परंतु उनकी संतानें बगैर नाक कान छिदे ही पैदा होती हैं। तो इनकी आलोचना के रूप में जर्मन वैज्ञानिक बीजमान ने भी अपना मत दिया और अपना प्रयोग किया। तो उन्होंने बीजमान बीजमान इस जर्मन के वैज्ञानिक हैं,
और इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया। अपना प्रयोग चूहों पर किया। तो बीजमान ने चूहों पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने लगभग 40 पीढ़ियों तक, बीजमान ने लगभग 40 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी। 40 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी। चूहों की पूंछ काटी। लेकिन कोई भी चूहे से उत्पन्न हुआ उसका बच्चा बिना पूंछ का पैदा नहीं हुआ। जैसा कि बीजमान ने अपना प्रयोग किया था, उस समय चूहे की पूंछ थी और उन्होंने चूहे की पूंछ काटी, परंतु जिस चूहे की पूंछ काटी उससे उत्पन्न होने वाली संतानें बगैर पूंछ की उत्पन्न नहीं हुई। तो बीजमान ने बताया कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। बीजमान ने कहा कि केवल वे लक्षण वंशागत होते हैं जो जनन द्रव्य में पहुंचने वाले लक्षण होते हैं, या कह सकते हैं जो जननिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। केवल वे ही लक्षण वंशागत होते हैं, शारीरिक लक्षण वंशागत तो नहीं होते हैं। शारीरिक लक्षण वंशागत नहीं होते। शारीरिक लक्षण वंशागत नहीं होते। अर्थात कह सकते हैं कि कायिक लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं, और या कह सकते हैं कि शारीरिक लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। केवल वे लक्षण ही वंशागत होते हैं जो जननिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जननिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जननिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। बीजमान ने कहा कि शारीरिक जो लक्षण होंगे, यानी किसी सैनिक का अंग भंग हो जाए, नाक कान छेदने की प्रथा, पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता, ये सब शारीरिक लक्षण हैं। तो ऐसे लक्षण वंशागत नहीं होते। केवल जननिक क्रियाओं के, अर्थात उसके जीन, उसके गुणसूत्र, जो उनमें परिवर्तन होता है, केवल वही लक्षण माता पिता से उसके संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत की बीजमान ने आलोचना की। बीजमान जी ने 1892 में सन 1892 में अपना सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत को जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत।
पूछा है कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीजमान ने दिया। आइए देखते हैं लैमार्क से संबंधित कुछ प्रश्न। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत बीजमान ने दिया। लैमार्क की पुस्तक का नाम फिलॉसफी जूलॉजिक है। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है कि लैमार्क ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो उनका सिद्धांत अंगों का उपयोग, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत, उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत। एवं अनुपयोग का सिद्धांत। एक इनका ये सिद्धांत हुआ लैमार्क का कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, वंशागति का सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत। तो यही कुछ आपसे प्रश्न पूछता है कि इनकी पुस्तक का नाम, लैमार्क के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और लैमार्क ने जो उदाहरण दिए हैं वो किन जीवों पर दिए हैं। तो इन्होंने उदाहरण जो दिए हैं अपने, वो जिराफ पर और सर्पों का उदाहरण दिया है। हाँ, आज आपकी क्लास लैमार्कवाद यहीं पर समाप्त करता हूँ, इन करता हूँ। और कल आपकी पुनः क्लास 7 बजे फिर होगी साइंस की। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।